गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमटीसीबी के इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। और अगर हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, जिसके दो टाइप होते हैं। एक होता है ऑयल इमर्ज टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली हम आज जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक में वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है वो हमें पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारे घर के आसपास जो भी हमारी स्ट्रीट्स होती है, जो भी हमारी गली होती है, हर मोहल्ले में एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अब मीटर भी कनेक्टेड हो चुके हैं काफी समय से। जब से पीजीवीसीएल आया है उसके बाद कुछ ना कुछ नया नया इंस्टॉलेशन करते रहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास जो मीटर लगे होते हैं उस मीटर का काम होता है कि कितना लोड वहां पे अलोकेटेड है, मतलब एक्सेसिबल है, और कितना लोड कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, पावर कंज्यूम कर रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो बेसिकली जो 11 केवी लाइन होती है, ठीक है, उस 11 केवी को 230 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो हमारा 11 डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा का पूरा 11 केवी पे डिपेंडेंट है। मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या होता है, पहले जनरेशन होता है, जनरेशन के बाद जो भी वोल्टेज जनरेट होते हैं, ठीक है, 33 केवी या फिर ठीक है 60 सॉरी जितने भी वोल्टेज जनरेट होते हैं वो सारे एक के बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजरने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या होता है, जो भी हमारा पावर स्टेशन सॉरी जो पावर स्टेशन से जो भी वोल्टेज जनरेट हुआ वो वोल्टेज को पहले स्टेप डाउन किया जाता है स्विच वहां पे ट्रांसफार्मर के द्वारा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप अप करना। उसके बाद क्या होता है कि उसको ट्रांसमिशन मीडिया यानी ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है उसके थ्रू उसको ट्रांसमिट करवाना होता है पावर को। तो उसके लिए क्या होता है कि ज्यादातर पावर लॉस होता है लाइन के इम्पीडेंस की वजह से। जो लाइन होती है ट्रांसमिशन लाइन उसके इम्पीडेंस की वजह से क्या होता है पावर लॉस। तो उस पावर लॉस में क्या होता है कि वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन रखने के लिए वहां पे ज्यादा वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है। और वहां से क्या होता है कि जो भी हमारे जैसे कि सब स्टेशन होते हैं, जैसे कि 66 केवी हो गया, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के जो सब स्टेशन होते हैं वहां पे वोल्टेज को, सब स्टेशन में एक ही काम होता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जनरेशन साइट पे ही लगे होते हैं, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वो क्या होता है कि जो भी पावर आता है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में फैल जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेसिकली जो होता है वो हमारी 11 केवी की लाइन होती है 11,000 वोल्ट की, ठीक है। जो भी हमारे घर के आसपास भी जो भी वोल्टेज जो भी आप पिलर्स देख रहे हो वहां पे आपको जो भी लाइन दिख रही है वो 11 केवी की लाइन है, ठीक है। घर के आसपास भी जो भी लाइन है वो 11,000 वोल्ट यानी 11 केवी की है। अब स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन टाइप का, वो 11 केवी को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करवा देता है। और वो 230 वोल्ट हमारे सिंगल फेज के तौर पे और, ठीक है, यूज होते हैं हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यानी डोमेस्टिक अप्लायंसेस को रन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारा ये ट्रांसफार्मर डोमेस्टिक में यूज किया जाता है, कमर्शियल सेक्टर में भी यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कहीं कहीं यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो पावर को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर जो होता है
वो प्राइमरी सेक्टर से मतलब कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट से पावर लेगा, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट को सप्लाई कर देगा, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। उसका रेटिंग ज्यादातर कितना होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, 5 केवीए से लेके 500 केवीए के तक के रेटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिकली अवेलेबल है, ठीक है। वो यूज होते हैं जनरली, जो हमारी पीजीवीसीएल जो है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, ठीक है, पश्चिम गुजरात, ठीक है, वो पीजीवीसीएल कंपनी वो 500 केवीए तक के, 5 केवीए से लेके 500 केवीए तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करती है सप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर उसका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो ठीक है, तो क्या होता है कि अभी अभी काफी सारी प्रोटेक्शन मेथड्स यूज कर ली है पीजीवीसीएल ने, कि जैसे कि आपने कहीं भी पहले देखा होगा, आज से 3-4 साल पहले तो जो ट्रांसफार्मर होते थे वो खुले रहते थे, मतलब कि उसका जो पिलर होता है, 2 पिलर के बीच में ट्रांसफार्मर लगा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसके आसपास फेंसिंग भी नहीं होती थी। अभी कहीं पॉपुलेटेड एरिया है वहां भी ट्रांसफार्मर होते थे ये इंस्टॉल किए हुए, वहां भी कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज किया जाता है, जैसे कि कोई फेंसिंग नहीं लगी रहती थी। अब आज के जमाने में क्या है कि फेंसिंग प्रॉपर की जाती है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ख्याल रखा जाए तो हमारा कंज्यूमर जो है, ठीक है, जो भी हमारे क्लाइंट है, यानी जो भी पब्लिक को पावर सप्लाई हम दे रहे भेज रहे, उसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगा, यानी ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कंडीशन अच्छी है तो अच्छा पावर उसको मिल सकेगा, कंटिन्यूस पावर मिल सकेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर वो हम नहीं करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की देखभाल, तो क्या होगा कि बहुत बड़ा फॉल्ट आ सकता है, और ट्रांसफार्मर का जो फॉल्ट दूर करना है या फिर को उसका मेंटेनेंस करना होगा तो उसमें काफी सारा समय लगेगा, और ये जो समय होगा उस समय तक हमें दूसरे ट्रांसफार्मर में वो लोड को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, यानी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो दूसरा ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसके ऊपर लोड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को अगर हमें डीअसेंबल करना है या असेंबल करना है तो उसके लिए लेबर कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है। फॉल्ट अगर बड़ा हुआ, ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा उसको रिपेयर होने के लिए, तो सप्लाई कट होगा ज्यादा समय के लिए, तो कस्टमर को बहुत ही असंतोष होगा अपनी कंपनी के तरफ, ठीक है। तो हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में हम इंफ्रारेड स्कैनिंग का उपयोग करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इंफ्रारेड स्कैनिंग से हम एक गन आती है इंफ्रारेड गन, जिससे हम स्कैनिंग कर सकते हैं कि जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी टैंक में कितना हॉटस्पॉट क्रिएट हो चुका है। हॉटस्पॉट मतलब कोई एक जगह पे बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम स्कैन करेंगे इंफ्रारेड गन के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर ज्यादातर कहाँ प्रॉब्लम होता है, टेप चेंजर होता है, टेप चेंजर जहां पे होता है वहां पे बूसिंग जो जहां पे होता है वहां पे रेडिएटर, अगर वाल्व बंद होगा रेडिएटर का तो भी टेम्परेचर राइज हो सकता है, मतलब रेडिएटर का काम होता है कूलिंग प्रोवाइड करना, अगर रेडिएटर का वाल्व ही बंद रहेगा तो टेम्परेचर हाई मिलेगा। अगर बूसिंग है वहां पे ऑयल नहीं होगा, कम होगा, तो वहां पे भी हीट बहुत ही जनरेट होगी, और टेप चेंजिंग में भी ज्यादा हीटिंग होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है मेंटेनेंस टेस्ट के अंदर, कि जो अंदर ऑयल होता है, ठीक है, उसके डीजीए टेस्ट किया जाता है। डीजीए टेस्ट से मालूम पड़ेगा कि कौन सा गैस वहां पे इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, ओके। तो इसके लिए ऑयल के अंदर डिजोल्व गैस का एनालिसिस किया जाता है और उसके रिपोर्ट्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है और टेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, जैसे कि ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन, माइनर इंस्पेक्शन और मेजर इंस्पेक्शन, ये 2 चीजों में कन्वर्ट किया गया है, ओके, माइनर और मेजर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा माइनर और मेजर इंस्पेक्शन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि माइनर इंस्पेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा इमेज उल्टा आ गया है बाय मिस्टेक, तो प्लीज देखिए, ओके।
इसमें क्या होगा कि माइनर इंस्पेक्शन होगा। तो माइनर इंस्पेक्शन में हम काफी सारी चीजें इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि क्या है कि केबल जो होता है उसका टर्मिनल प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, लूज नहीं है केबल, अगर लूज है तो उसको टाइट किया जाता है, उस केबल के लग्स को चेक किया जाता है और लग्स को प्रॉपर्ली कनेक्ट किया जाता है। अब दूसरा, ट्रांसफार्मर में ऑयल कितना लेवल पे है वो टेस्ट किया जाता है, अगर ऑयल कम हो गया तो उसको फिल किया जाता है, ठीक है। तीसरा, अनबैलेंस लोडिंग, यानी लोडिंग बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस है, तो उसके लिए भी डायरेक्ट फेज जो होता है, हर फेज उसके लोडिंग रिकॉर्ड को स्टडी किया जाता है, ठीक है। ओवरलोडिंग कंडीशन में है कि नहीं, ट्रांसफार्मर यूज हुआ है कि नहीं, उसका भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा, पावर थेफ्ट को भी मेजर किया जाता है, ओके। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो इन चीजों को अगर करना है सॉल्व, तो सबसे पहला जो था लक्स, ठीक है, केबल का लक्स प्रॉपर होना चाहिए, जहां पे केबल कनेक्ट किए हैं वहां। तो वहां पर टर्मिनल जो होते हैं जहां पे कनेक्ट किए गए हैं वहां पे बहुत ही टाइट कनेक्शन किया जाता है, जैसे कि लूज कनेक्शन ना हो। अगर केबल जो होता है अगर उसका उसके उसके ही साइज के लग्स को यूज किया जा सके तो अच्छा कनेक्शन मिलेगा। दूसरा, टर्मिनल्स और जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको भी कनेक्ट देखा जाता है कि वो टाइट है कि नहीं है। लूज कनेक्शन होगा तो वहां पे गास्केट का प्रॉब्लम होगा, तो गास्केट को बदल दिया जाता है, जैसे कि हम इसका प्रॉब्लम सोल्व कर पाए, ठीक है। हर एक फेज पे क्या ओवरलोडिंग हो रही है कि नहीं है उसका भी स्टडी किया जाएगा, ठीक है, एनालाइजर के थ्रू। तो ये सारी चीजें, ठीक है, और गैर कायदेसर किसी ने कनेक्शन लेके पावर थेफ्ट की है कि नहीं वो भी स्टडी किया जाता है। ये सारी चीजें इसमें की जाती है, ओके। और पांचवा जो पॉइंट था वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में था, कि अगर पुअर इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो होगा उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब देखिए वो किस वजह से होगा, कि ट्रांसफार्मर का ओवर हीटिंग हो गया, ऑयल के अंदर कोई मॉइस्चर आ गया, ठीक है, और मॉइस्चर आने की वजह से हमें मालूम है ऑयल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और जो कोर होती है और वाइंडिंग जो होते हैं, ठीक है, कोर के ऊपर जो वाइंडिंग होता है उसका इंसुलेशन का झल जाना, ठीक है, ज्यादा हीटिंग मिलने की वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है पूरा का पूरा वो डिकम्पोज हो जाएगा ऑयल के अंदर। जैसे कि पेपर इंसुलेशन यूज होता है वाइंडिंग के ऊपर, तो वो पेपर जो होता है पूरा का पूरा डीजल हो जाएगा ऑयल के अंदर, और ऑयल के अंदर क्या हो जाएगा, स्लज। स्लज यानी एक कीचड़ यानी कादव जैसी चीज, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि और हीट और वार्निश का भी डिसोल्यूशन होगा, और हीट और वार्निश की वजह से एसिडिक ऑयल हो जाता है। उस एसिडिक ऑयल की वजह से जो ऑयल की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो चेंज हो जाएगी टोटल। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इंक्रीज है, ठीक है, या फिर कोई नया सबस्टेशन करना है, ठीक है, तो टर्मिनल और सारे टर्मिनल को टाइट कर देना है, जो भी बेकार गास्केट है उसको बदल के नया गास्केट लगा देना है, जो भी ऑयल होता है उसका एक्चुअली समयांतरे टेस्टिंग करना है, और ब्रीदर जो होता है उसके अंदर ऑयल चेंज करना है, खराब ऑयल को चेंज कर देना है। खराब बुशिंग होती है, बुशिंग टूट गए है, तिरार हो गई है, तो उसको बदल देना है, ठीक है। ऑयल फिल्टर लगाना होता है, वो सब करेंगे। अब देखिए सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है कि अर्थिंग का ना होना या ब्रेक होना, यानी अर्थिंग बिगड़ गया है या फिर अर्थिंग करा करा ही नहीं है, तो क्या होगा कि अर्थिंग पीट जो होगी उसके अंदर क्या होगा कि अर्थिंग पीट के अंदर रजिस्टिविटी ज्यादा होगी अर्थ की, तो अर्थिंग वायर जो होगा उसके ऊपर मॉइस्चर जमा हो जाना, ठीक है, उसकी वजह से वो जंग लग जाता है उसके ऊपर। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इस प्रॉब्लम को ये कब होगा कि अर्थिंग का कोई अर्थिंग का ना होना या ब्रेक होना। ब्रेक कब होगा, जब वायर के ऊपर मॉइस्चर लग जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नई अर्थिंग पीट तैयार करने का और उसकी रजिस्टिविटी चेक करते रहनी, ठीक है, अर्थिंग कनेक्शन को चेक करते रहना और टाइट करते रहना, ये जरूरी है। अब देखिए सेवंथ पॉइंट क्या है कि फ्लैश ओवर। फ्लैश ओवर कब होगा, जब आर्किंग हॉर्न का कनेक्शन नहीं किया है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आर्किंग हॉर्न का मतलब क्या है, आपने ऑरेंज कलर के हॉर्न टाइप यानी सिंग टाइप स्ट्रक्चर देखे होंगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर, ठीक है, या फिर बूसिंग खराब होगा, ये दो चीजें से फ्लैश ओवर हो सकता है।
अब देखिए आर्किंग हॉर्न अगर नहीं है तो क्या होगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जब बिजली गिरेगी ट्रांसफार्मर पे तो आर्किंग हॉर्न की वजह से वो दब जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है आर्किंग का। तो यहाँ पे देखिए ओवर रेटेड फ्यूज, मतलब रेटेड फ्यूज नहीं होने की वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। प्रॉपर रेटिंग वाले फ्यूज का डिमांड करना होगा, ठीक है। कंडक्टर का कभी भी फ्यूज की तरह यूज नहीं करना है। अगर आप कंडक्टर का फ्यूज तरीके उपयोग करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग एंड सब स्टेशन इक्विपमेंट का टेस्टिंग नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो टेस्टिंग के लिए हमें मेगर की जरूरत होगी, फिल्टर मशीन की जरूरत होगी, ऑयल टेस्टिंग मशीन भी होना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें जरूरी है, तभी ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग हो सकेगा सब स्टेशन के सारे ट्रांसफार्मर में, ठीक है। इसीलिए हमें हर सब डिवीजन के लिए टेस्टिंग के किट्स अवेलेबल करने होंगे, तभी जाके योग्य शेड्यूल पे उसके टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। लाइटनिंग, अब देखिए लाइटनिंग अरेस्टर नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर कॉमन अर्थिंग है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, अर्थिंग वायर ब्रेक होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, यानी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाला है। लाइटनिंग अरेस्टर को कंपलसरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके उसका इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब 11th पॉइंट है ट्रांसफार्मर का जल जाना। अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो क्या होगा, कब जलेगा, जब इंसुलेशन खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, टर्मिनल का जो ऑयल है वो लीकेज होता रहेगा, तो उसके कारण ये ट्रांसफार्मर जल सकता है। इसलिए इसको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट, एलटी लाइन की लंबाई ज्यादा होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर दो लाइन के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो कम होगा तो, ठीक है। यानी कंडक्टर का सेगिंग होना तो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब दो कंडक्टर एक दूसरे से टच हो जाना, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो दो लाइन इस प्रकार से जा रही है लेकिन इसका डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये हवा की वजह से एक दूसरे से टकरा सकती है, तो इसको सेगिंग बोलते हैं, उसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ये दूर प्रॉपर होना चाहिए, तो ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम इस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।